कॉन्सेप्ट के बेस पे चलती रहे। तो जब अर्थव्यवस्था को हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी को अपनाते हैं तो इस फ्लैक्चुएशंस को खत्म करने के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है ताकि देश में ना तो कुछ किसानों को नुकसान हो और ना ही उपभोक्ताओं को नुकसान हो, और इस प्रकार इकोनॉमी में बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है, अगर इकोनॉमी में निश्चित रूप से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा लेकिन कंज्यूमर को लॉस होगा, और फार्मर जिस वस्तु का मूल्य ज्यादा बढ़ा है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, अदर कमोडिटी का प्रोडक्शन कम कर देंगे। सपोज दैट अगर हमारे देश में पोटैटो आलू का दाम बढ़ रहा है तो सारे किसान क्या करेंगे, गेहूं की जगह पे आलू का उत्पादन प्रारंभ कर देंगे। उसके परिणाम स्वरूप देश में गेहूं का क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए देश में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम अगर इकोनॉमी में सारे फूड ग्रेन्स जो, क्योंकि देखिए इकोनॉमी में जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं इन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बैलेंस रूप में होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट गेहूं की है, ग्रेन्स की है, तो अनाज जो वीट है तो वीट का उत्पादन हो, आपका पोटैटो का उत्पादन हो, आपका चिली का उत्पादन हो, इस प्रकार जितने फूड प्रोडक्ट होते हैं उसको सारा उत्पादन बैलेंस में होना चाहिए। लेकिन जो प्राइस फ्लैक्चुएशंस होता है वो इनके प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जब इनके प्रोडक्शन को प्रभावित करेगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो बैलेंस नहीं होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका जो मूल्य है वो डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट से डिटरमाइन ना हो करके ये कॉस्ट बेस्ड डिटरमाइन हो, यानी लागत आधारित निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझ में आ गई कि व्हाट इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इस कहीं ना कहीं अगर एक वर्ग को लाभ है तो दूसरे वर्ग को हानि होती है। ठीक है, तो इसलिए जो भारत में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होती है वो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमारी बात आती है कि जो भारत में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है वो किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी में जो हमारे पास मैन पावर है, मैन पावर का मतलब होता है ये नहीं कि जेंडर बायसनेस है, मतलब हमारे पास जो देश में शक्ति है, ठीक है, उस शक्ति के लिए फूड ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है, और इसके बिना आपके देश में जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब इसके बिना ह्यूमन कैपिटल नहीं डेवलप हो सकता है तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फूड ग्रेन है वो क्या कहते हैं कंज्यूमर्स को बहुत कम रेट में यानी कॉस्ट प्राइस में अवेलेबल कराना पड़ेगा। लेकिन प्राइस हमको इतना कम नहीं कर देना है कि उसके परिणाम स्वरूप हमारे जो वस्तु है वो किसानों की लागत को बियर ना करने पाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये एक मेजर रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और किसानों को कृषि कार्य हेतु उत्पादन को उन्मुख निवेश और कृषि प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। अगर किसानों को एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी अच्छी से नहीं मिली तो निश्चित रूप से वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट कम करने के परिणाम स्वरूप जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रकार जो एक प्रकार का इंस्पिरेशन फैक्टर है, जो मोटिवेशन फैक्टर है, वो मोटिवेशन फैक्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तरफ तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरम प्रोफेसर कैनन ने दिया था, याद रखना, ह्यूमन कैपिटल थ्योरम को डेवलप करना है कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए जो वहां की मानव पूंजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमको एक ऐसा एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी लाना होगा ताकि उस देश के जो मानवीय संपदा है वो मानवीय संपदा तेजी से विकसित हो। लेकिन उसके साथ ही साथ हमको दूसरे पॉइंट पर बात करनी होगी
कि हमको फार्मर्स की साइड में भी ध्यान देना होगा कि इतना प्राइस रखिए, बहुत कम प्राइस मत कर दीजिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उनकी निवेश के लिए जो प्रेरणा शक्ति है वही समाप्त हो जाए। तो हमको इन दोनों के बीच में ऑप्टिमम सॉल्यूशन को लेकर के काम करना होगा। दूसरा, अगर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में कीमतों में तीव्र या प्रचंड उतार चढ़ाव होते हैं तो किसान और उपभोक्ता के लिए हानिकारक, अभी मैंने बोला जो फार्मर्स हैं और दूसरा कंज्यूमर्स हैं, दोनों के लिए लॉस हो जाएगा। इसकी थ्योरम मैंने अभी आपको समझाई। अगला पॉइंट है हमारे पास, भारत जैसे विकासशील देश के देश में हित इसी में है कि किसान और उपभोक्ताओं दोनों परेशानी से बचे रहें। इसलिए फसलों, अनाजों के मूल्य बहुत सोच समझ कर तय किए जाने की आवश्यकता है, ताकि हम एक ऐसा प्राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस रखें जिससे फार्मर डीमोटिवेट ना हो तथा कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेज कर सके। यानी हमको दोनों कंपोनेंट को साथ को लेकर के चलना होगा कि फार्मर क्या हो जाए, उसको इतनी लागत मिल जाए कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करता रहे, और साथ ही साथ कंज्यूमर को इतना प्रोडक्ट मिल जाए कि वो क्या करे, उसको कंज्यूम करता रहे। तभी हम अपने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकेंगे। अब हमारे पास बात आती है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो आप देख लो, भारत जैसे विकासशील देशों में जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होती है, इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट निकल करके आते हैं। ये नीति किसानों की आय और उपभोक्ता की खपत दोनों को प्रभावित करती है, दोनों पर इंपैक्ट डालती है, यानी कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स दोनों पर इंपैक्ट करती है। अब भारत सरकार ने हाल साल प्रमुख में कृषि वस्तुओं के लिए खरीद, देखो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं या समर्थन मूल्य, देखो समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आलू है, आलू को अगर मार्केट में डिमांड बहुत कम हो जाती है तो उसका C3 कॉस्ट, एक आप देख लेना, एस एन लाल की बुक देखना, तो उसमें कॉस्टिंग टाइप होती है जिसमें C1, C2, C3 तीन प्रकार की कॉस्टिंग टाइप होती है। तो भारत में जो समर्थन मूल्य होता है वो C3 कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें उसमें जुताई का खर्चा, बुआई का खर्चा, इरिगेशन का खर्चा और सीड्स का खर्चा, इनके सम्मिलित रूप को इनको कैलकुलेट करने के बाद C3 का कैलकुलेशन किया जाता है। और C3 के कैलकुलेशन के आधार पर समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि अगर इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई की पावर लगातार एग्रीकल्चर प्राइस को कम करती है तो आपको C3 लेवल से नीचे प्रोडक्ट का प्राइस नहीं आना है, यानी आपको कम से कम C3 प्राइस आपको देना ही पड़ेगा, और वो C3 प्राइस के आसपास ही, और इसमें क्या होता है, न्यूनतम लाभ जोड़ा जाता है, सामान्य लाभ जोड़ा जाता है, और इस प्रकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बोलते क्या, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है। यह पॉइंट याद रखना, इस पर बहुत लड़ाइयां लड़ी गई। ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम आई, एक दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था कि एक देश तो एक MSP क्यों नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक देश के लिए एक क्यों नहीं। अब आप बताइए कि पंजाब और हरियाणा में, बहुत केयरफुली सुनिएगा, पंजाब और हरियाणा में जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जुताई, बुआई प्लस सिंचाई और सीड्स का खर्चा, मान लीजिए बीज का, ये चार कंपोनेंट। अब इसमें और कंपोनेंट होते हैं वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, C3 कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें होती है, मैंने मेजर कंपोनेंट को ले लिया है। अब क्या होता है कि इन सबको मिला के मान लीजिए कि आलू का खर्च 8 रुपए पर केजी आ जाता है, 8 रुपए पर केजी आ जाता है, तो आप यही कहोगे कि द MSP शुड भी कितना होना चाहिए, 8 रुपए पर केजी होना चाहिए। बट अगर राज्य सरकार सिंचाई का खर्च ना ले तो निश्चित रूप से
क्या हो जाएगा, उस स्टेट में ये खर्च क्या हो जाएगा, 6 रुपए केजी आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सिंचाई का खर्च नहीं लेते, यानी किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं या बहुत कम दाम पे बिजली दे रहे हैं, तो वहां पर एमएसपी जो होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, वो उनको किसानों को बहुत बेनिफिट कर देगा। परिणाम स्वरूप वो स्टेट जहां पर सिंचाई का जो खाद लागत है बहुत कम है, अगर सरकार पूरे देश के लिए एक एमएसपी घोषित कर देगी, तो जिन राज्यों की लागत कम है वो राज्य के किसान बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे उन किसानों की अपेक्षा जहां पर वास्तव में सरकार ज्यादा सपोर्ट या सरकार के द्वारा से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए अगर एक देश एक एमएसपी आप चालू कर देंगे तो निश्चित रूप से कुछ राज्यों को तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, बट कुछ राज्यों को बहुत ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक राज्य और एक एमएसपी अगर आप चालू करना चाहते हो तो आपको याद रखना हर राज्य की बिजली का खर्चा अलग है, अलग यूनिट रेट है, वहां पर जुताई और बुआई का खर्च भी अलग अलग रेट होता है। तो एक देश अगर एक एमएसपी की अगर आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसान इससे प्रभावित होंगे और इसका बेनिफिट किसानों को उतना पॉजिटिव नहीं पड़ेगा जितना हम इसके कॉन्सेप्ट में लेकर के बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में जो समर्थन मूल्य है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो राज्य के आधार पर बनाना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश अपना बनाए, ठीक है, उत्तराखंड अपना बनाए, ठीक है, पंजाब हरियाणा अपना एमएसपी घोषित करें। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, सभी को लाभ होगा। ठीक है, अगर एमएसपी पूरे देश के लिए एक साथ चालू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश में बिजली का रेट एक करना होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट एक करना होगा। जब कॉस्ट पूरे देश की समान करेंगे तभी आप इस तरह का इंपैक्ट देख सकते हैं, नहीं तो एक देश की कॉन्सेप्ट में निश्चित रूप से कुछ स्टेट अपने आप को ज्यादा बेनिफिटेड करने के लिए ऐसा कदम उठाएंगे। अब देखिए, अगर किसी विशेष फसल की कीमत में भारी गिरावट आती है तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये उसको बचा लेता है। क्यों? क्योंकि सरकार आपको सपोर्ट प्रदान कर रही है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई के कारण आपके प्राइस में बहुत तेज फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वो एमएसपी आपको क्या करती है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देगी। इससे न केवल किसानों की आय में कमी आएगी बल्कि आने वाले समय में किसानों को उस फसल की खेती करने की इच्छा भी घट जाएगी। अब यह होता है कि फसल लोगों यानी उपभोक्ताओं की मुख्य खाद्य पदार्थ है। जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है वो उपभोक्ताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फसल की मांग ज्यादा रही तो निश्चित रूप से उसकी आपूर्ति कम हो जाएगी और परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा और जिससे उपभोक्ताओं से वस्तु दूर हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमको अगर बफर स्टॉक नहीं है तो ये जो सपोर्ट प्राइस होगा यही सपोर्ट प्राइस आपके देश के कंज्यूमर्स को बचाएगा, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अब नतीजा, विशेष फसलों की कीमतों में भारी वृद्धि और इसकी वजह से उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होता है। ठीक है, कुछ फसलें आपने देखा होगा, इस समय लहसुन आप देखिए कितना तेजी से उसका प्राइस राइज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, लहसुन का प्राइस बहुत तेजी से राइज हो रहा है। अब किसान क्या करेंगे, किसान उसी की फसल का उत्पादन देश में ज्यादा कर देंगे जिससे सप्लाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, गार्लिक का बढ़ जाएगा और सप्लाई बढ़ने से उसका प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा और परिणाम स्वरूप किसानों की लागत भी नहीं निकल पाएगी। तो इस प्रकार किसान को प्राइस फ्लक्चुएशंस या मार्केट मैकेनिज्म के अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए हम इस प्रकार की एक्टिविटी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि इकोनॉमी तेजी से डेवलप हो सके और किसानों को या किसी अन्य को कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, आगे कृषि कीमत जो है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो चलिए पहले देखते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है आपकी जो नेशनल इकोनॉमी है, कृषि के योगदान के आधार पर कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य से अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। दूसरा, आमतौर पर विकसित देशों में कृषि मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य कृषि आय में भारी गिरावट को रोकना होता कि एक साल किसानों को अच्छी इनकम मिली और अगले साल किसानों को लो इनकम मिली, तो ये जो हैवी फ्लक्चुएशंस होते हैं, इस हैवी फ्लक्चुएशंस को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगला है
जब विकासशील अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादों में अधिक से अधिक वृद्धि करना होता है। देखो, डेवलपिंग इकोनॉमी में जो आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होगा वो क्या हो जाएगा, हम उत्पादन में अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करते हैं ताकि किसान सारे वस्तुओं का उत्पादन तेजी से करते रहे। एक बार सिविल में पूछा गया था कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द क्या कहते हैं डिटरमाइनिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को उसके उत्पाद के जो मूल्य की अनिश्चितता होती है उससे तो बचाती ही बचाती है, उसके साथ ही साथ वो जो उत्पादन है वो बैलेंस मतलब संतुलित उत्पादन तथा अधिक उत्पादन करने का उद्देश्य रखती है, इसलिए वो ऐसा काम करती है। अगला पॉइंट है कृषि मूल्य नीति सबसे प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न की कीमतों और वस्तुओं के बीच उचित संबंध सुनिश्चित करना। अगर मान लीजिए मैं किसान हूं, मुझे लगा कि एग्रीकल्चर जो आपका है खाद्यान्न है जो हम लोग फैमिली फार्मिंग कहते हैं और ये गैर खाद्यान्न है जिसको वाणिज्यिक फसल कहते हैं। अगर वाणिज्यिक फसल का अच्छा है, गन्ने का दाम अच्छा है तो मैं गेहूं उत्पादन नहीं करूंगा। तो फिर बताइए, अगर सभी लोग गेहूं को उत्पादन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी। तो खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन और नॉन फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, उसके बीच में इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। और दूसरा, दो क्षेत्रों के मध्य व्यापार की शर्तों क्या हो जाए, खिलाफ ना बदलें, यानी जो हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं वो टर्म ऑफ ट्रेड, क्योंकि अगर एक का उत्पादन ज्यादा हुआ दूसरे का उत्पादन कम हुआ तो टीओटी टर्म ऑफ ट्रेड इंटरनेशनल इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई उत्पाद हमारे लिए कम होता है तो टीओटी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए चेंज होती है। तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज ना हो, इसको भी बहुत ध्यान इसमें रखना होता है। अगला, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को अधिकतम और न्यूनतम सीमा के भीतर उतार चढ़ाव पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। देखिए, हम कह रहे हैं इकोनॉमी में ये नहीं कि पूरा एग्रीकल्चर जो प्राइस होता है ये फ्लैक्चुएशंस हैं और इस फ्लैक्चुएशंस को कंट्रोल करिए, नहीं, कुछ फ्लैक्चुएशंस को होने दीजिए। कुछ फ्लैक्चुएशंस किसानों को मोटिवेट करेंगे, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए हर प्रकार का फ्लैक्चुएशन किसी केवल नुकसान को नहीं लाता है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं लाभ को भी जोड़ता है। तो हम कह रहे हैं प्राइस रिजिड करिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हो लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट मैकेनिज्म काम करे। ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इससे इकोनॉमी जो होगी वो बैलेंस इकोनॉमी डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है कृषि मूल्य नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धी फसलों की कीमतों के बीच संतुलन बना रहे। प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स का मतलब होता है कि जो ऐसी क्रॉप्स होती हैं, देखो क्रॉप्स कई प्रकार की होती हैं लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो हम प्राइस के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर उसका प्राइस अच्छा हुआ तो हम उसका उत्पादन करेंगे, लेकिन प्राइस कम हुआ तो उसका उत्पादन कम कर देंगे। तो हम कह रहे हैं कि मार्केट मैकेनिज्म के अनुसार जो फसलों का उत्पादन हो रहा है उन फसलों को बहुत केयरफुली क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा ताकि विभिन्न वस्तुओं के संबंध में उत्पादन लक्ष्यों को उसकी मांग के अनुसार पूरा किया जा सके। यानी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मान लीजिए हमारे देश में क्या हो जाता है, गन्ना का है, गन्ना अगर उत्पादन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ चीनी का उत्पादन कम हो जाएगा। तो यहां पर हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊंचा प्राइस इनको रखना पड़ेगा, नहीं तो किसानों को लगेगा कि हमको लागत के बराबर अगर प्राइस मिल रहा है तो हम क्यों इसमें उत्पादन करें। ठीक है, तो लागत के बराबर अगर उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से वो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हमको प्रतिस्पर्धी फसलों की कीमतों को सिलेक्ट करना होगा, तभी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमी में बैलेंस डेवलपमेंट होता रहेगा। अगला है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का एक प्रमुख उद्देश्य जो आपका सीजनल फ्लैक्चुएशंस होते हैं। देखो ये सीजनल फ्लैक्चुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये इस सीजनल फ्लैक्चुएशंस को खत्म करना होता है और इससे मूल्य वृद्धि को न्यूनतम सीमा तक निर्धारित किया जाता था। जैसे एक सीजन हुआ तो उसका उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया तो उसका प्राइस डिक्लाइन कर गया, लेकिन अगले सीजन में क्या हुआ कि उसका उत्पादन क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सीजन कम हुआ तो उत्पादन कम हुआ, सप्लाई कम हुई, परिणाम स्वरूप प्राइस बढ़ गया। तो ये जो सीजनल फ्लैक्चुएशंस होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हम एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की बात करते हैं। अगला है
कृषि मूल्य नीति का लक्ष्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मूल्य का अधिक एकीकरण लाना भी होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म लाना। तो एकीकरण का मतलब होता है कि अगर गेहूं हमारे यहाँ 25 रुपए केजी है तो 25 रुपए केजी अदर स्टेट में चाहिए, तो ये नहीं कि वहां पे 45 रुपए केजी हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी लाना होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, अभी आप साउथ इंडिया में जाइए, साउथ इंडिया में जो आपके पास अनाज होते हैं उनका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि नॉर्थ में हमारे पास क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास नॉर्थ में हम लोग ज्यादा उत्पादन करते हैं तो यहां पर वस्तुओं का मूल्य कम होता है। बट क्या हो जाता है कि साउथ में यही प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आज भी हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एकीकरण नहीं है, और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि जो हमारे पास मार्केट मैकेनिज्म है, वो जो नियमित प्रवाह बना रहता है, वो नियमित प्रवाह की आवश्यकता है। कृषि उत्पादों को, निर्यात को नियमित रूप से प्रोत्साहित किया जा सके तो हमको एक ऐसा प्राइस पॉलिसी चाहिए होगा कि हमारे देश में जो उत्पादन है वो बिक्री हो, और उसके साथ ही साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी एक्सपोर्ट मेंटेन रहे। कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक परिव्यय को बढ़ावा देना है, और इसके साथ सामान्य मूल्य स्तर को स्थिर करना आवश्यक होगा। तो जो हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इसको हम बढ़ाने की बात करते हैं। देखो, कीन्सियन थ्योरम यहां पे काम कर रही है, क्योंकि कीन्स ने कहा था कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो यहां पर भी देखिए कीन्सियन थ्योरम लगाई गई कि प्राइस को रिजिड नहीं करना है, बल्कि एक सीमा के अंतर्गत उसमें फ्लक्चुएशंस जारी रखना होगा। वो मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमको यहां पे प्रमोट करना होगा। अब कृषि मूल्य नीति के फायदे की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले फायदा किसको, किसानों को और उपभोक्ताओं को। यानी अधिक उत्पादन की स्थिति में किस कीमतों में गिरावट को रोकना। किसानों को यह पता है कि चाहे जितना उत्पादन हम कर लें, हमारा प्राइस हमारी लागत से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ने एमएसपी टाइप का एक हमको ट्रैप दिया है, एक जाल दिया है, और इस जाल के नीचे हम नहीं आएंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में क्या हो जाएगा, हम इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में हमको लगता है कि गेहूं का अगर उत्पादन अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, खूब अच्छे से उत्पादन करिए, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको सरकार अगर ज्यादा उत्पादन भी हो जाएगी तो हमको एमएसपी के बराबर प्राइस तो निश्चित रूप से देगी। दूसरा, बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निश्चित रूप से मिलता है। तो ये चीजें हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास है घरेलू खपत की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास। जो हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई है, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट मैकेनिज्म में चले तो लोगों को क्या लगेगा, रबड़ उत्पादन में ज्यादा फायदा है तो रबड़ उत्पादन चालू कर देंगे, तो परिणाम स्वरूप देश की इकोनॉमी में हम खाना कैसे खाएंगे। तो सरकार क्या करती है, बैलेंस फूड ग्रेन पॉलिसी बनाती है, और उन अनाज जो बहुत देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी कर देती है। तो इससे जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है, वो डोमेस्टिक सप्लाई कंपोनेंट प्रॉपर काम करता है, और हमारे राज्य में या देश में प्रॉपर रूप से क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी लोगों को ऑप्टिमम फूड प्रोवाइड करती रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। अगला है सभी कृषि उत्पादों के मूल्य में स्थिरता प्रदान करना। देखो, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता है, ना कि जड़ता। देखो, स्थिरता और जड़ता में अंतर समझ लेना। स्थिरता का मतलब यह होता है कि प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन एक्सेप्टेबल है। अब प्राइस जड़ता जो होता है, रिजिडिटी, वो लाइन होती है। तो लोग बच्चे क्या समझ लेते हैं कि मूल्य स्थिरता की बात जड़ता की बात की जा रही, नहीं। लाइट फ्लैक्चुएशन कैन बी एक्सेप्टेबल। जो लाइट छोटा मोटा फ्लैक्चुएशन है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जो प्राइस स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं होता कि कांस्टेंट हो जाना, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि लाइट फ्लैक्चुएशन कैन बी एक्सेप्टेबल। तो अगर इकोनॉमी में थोड़े से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उसमें थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन अगर है तो वो मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करेगा। अगला है कृषि वस्तुओं और कृषि विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों के बीच में उचित संतुलन सुनिश्चित करना। जो क्या होता है, बैलेंस जो होता है, बैलेंस हमारा ग्रोथ होता है, उस बैलेंस ग्रोथ को मेंटेन करना। अगला है देश के दो अलग अलग क्षेत्रों या पूरे देश के बीच फसल के मूल्य के अंतर को दूर होंगे। हमने क्या बोला कि आप
एक काम करिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए और नीचे केरल ले लीजिए, दोनों में अनाज को प्राइस को कंपेयर करिएगा, बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मूल्य अंतर होता है, इस मूल्य अंतर के कारण कहीं ना कहीं किसान को लॉस होता है, कहीं ना कहीं इससे कंज्यूमर को लॉस होता है। तो इन लॉस को मेंटेन करने के लिए या इन लॉस से बचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा, और वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से हम इन कंपोनेंट पर ध्यान रखते हैं। अगला है कृषि उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि। इससे अगर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी हमारे स्टेट में अच्छी चालू है, हमारे राज्य में, देश में चालू है, तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं उनका उत्पादन तेजी से बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं। अगला है पूरे देश में विभिन्न उद्योगों को उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराना। तो विभिन्न उद्योगों को उचित मूल्य पर, जो एक इनका क्या होता है कि जैसे हमारे पास आप जानते हो कि जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, तो अगर मूल्य उचित होगा तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल होगा वो उचित मूल्य पे मिलेगा। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा मूल्य में चेंजेस नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस के आधार पर भी निर्मित होता है। तो इस तरह करके हम चीजों को बना सकते हैं। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य के नुकसान। देखो, पहली चीज तो किसान को, अब आप खुद सोचो कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम एक किसान को दे देंगे तो किसान इनोवेटिव काम नहीं करता है। इनोवेटिव काम नहीं करता, इनोवेटिव मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि अरे वो उसको लगता है कि अरे सरकार हमारा ठेका ली ही है, सरकार हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेगी, तो वो क्वालिटी इंप्रूव करने की बात नहीं करती है। ठीक है, कि अवसर पैदा किया जाए, थोड़ा सा इनोवेशन काम किया जाए और क्या हो जाए कि हम कुछ अच्छा अनाज उगाएं, क्वालिटेटिव अनाज उगाएं, मेहनत करें, वो इस बात पे नहीं सोचता, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कर दिया है और इससे क्या होता है कि एक समस्या पैदा हो जाती है। दूसरा, उच्च उत्पादों की कीमतों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी देना एक असक्त तरीका, याद रखना, कंपटीशन बढ़ाने का एक तरीका होता। प्रतियोगिता को जारी रखिए, लेकिन अगर आपने सब्सिडी वाली इकोनॉमी डेवलप कर दी तो यह सब्सिडी निश्चित रूप से आपकी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगी। अगर इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी तो निश्चित रूप से आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे किसान क्या हो जाएंगे, पुरानी परंपराओं को क्या हो जाएगा, लेकर के साथ चलेंगे, और जब पुरानी परंपराओं को साथ लेकर के चलेंगे तो यही परंपरा उनके लिए मुसीबतें बनेगी। क्यों? क्योंकि हम विश्व जहां तेजी से डेवलप होगा वहीं पर विश्व में हम तेजी से डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि इसका कारण एकमात्र होगा कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, हमारे अंदर जो इनोवेटिव खोज होनी चाहिए थी, वो एमएसपी ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ने हमको समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए बड़े किसानों को सबसे ज्यादा फायदा एमएसपी से होता है। छोटे किसान तो बेचारे वो होते हैं जो अपना अनाज क्या होता है वो बेच ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जो छोटे किसान होते हैं वो अनाज नहीं बेचते, वो केवल अपनी फैमिली को कंज्यूम करने के लिए होते हैं। तो इससे जो फायदा होता है वो बड़े किसानों को होता, आप जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े किसान क्या करते हैं, 20 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल अनाज बेचे और उनको फायदा हुआ। छोटा किसान क्या हुआ, छोटा किसान तो अपने घर में ही खाने के लिए, उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो इस प्रकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है भारत में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अधिकतर लाभ जो है वो हमारे बड़े किसान उठा रहे हैं, जबकि छोटे किसान उसके लाभ से क्या होते हैं, वंचित हो रहे हैं। अगला, किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए समस्या पैदा करता है जिससे उत्पादन में इस वृद्धि से लाभ नहीं मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि जो हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर यूज करने के परिणाम स्वरूप कॉस्ट भी तो हमारी बढ़ेगी। ठीक है, हमारे फर्टिलाइजर यूज करने की, फर्टिलाइजर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो महंगे आते हैं। तो जब हमारे कंपोनेंट, फर्टिलाइजर कंपोनेंट महंगे आएंगे तो निश्चित रूप से हम चाहे जितना उत्पादन बढ़ाएंगे लेकिन हमारी लागत भी तो एक तरफ से बढ़ती जा रही है। तो जब हमारी लागत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमको क्या हो जाएगा, अब नुकसान होगा, और नुकसान निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, हमको एमएसपी के कारण हमको हो रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे देश में एमएसपी लागू की गई वो
क्या होता, कहीं ना कहीं प्रतियोगिता को बाधित कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे किसानों को इनोवेटिव सोच से दूर रख रही है, कहीं ना कहीं हम कुछ नया करने का जो उम्मीद अपने किसानों से रखें वो नहीं कर पाते। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो ये सब्सिडी हमारे देश को कहीं ना कहीं पंगु बनाती जा रही है। तो ये भी एक एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसके डिमेरिट्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की कमी। अब देखिए, हमारा जो एक देश है, पहली जो हमारी इकोनॉमी थी वो 51% एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर हम एक्टिविटी यानी पूरी जीडीपी का, हमारे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसका 51% हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता था। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होती चली गई। पहले जो हमारी थी डिपेंडेंसी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिपेंडेंसी बढ़ी, और बाद में हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो सर्विस सेक्टर में तेजी से इंप्रूव हुई। तो हमारी पास जो डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर से इंप्रूव होकर के इंडस्ट्रियल, मिडिल एज में आपने देखा होगा 1960 से लेकर के 90 तक का ये जो काल था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला काल था, और इस काल में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंप्रूव किया। लेकिन 2000 के बाद जब कंप्यूटर का विकास हुआ, और कंप्यूटर के विकास के परिणाम स्वरूप जब हमारे पास कंप्यूटर नीति लागू की गई, तो 2001 के बाद हमारे पास सर्विस सेक्टर ने बहुत तेजी से बूम किया, ग्रोथ किया, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत तेजी से, जो उसका स्ट्रक्चर था, इसको मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा, कि पहला जो स्ट्रक्चर था, देखिए पहला जो स्ट्रक्चर था वो आपका, हाँ एक मिनट, पहला जो आपका स्ट्रक्चर था वो 51% आपका एग्रीकल्चर था, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर आता था। जो आज का स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिएगा कि सर्विस सेक्टर का ज्यादा शेयर है, और मात्र 13 या 14% का शेयर जो आपका है वो एग्रीकल्चर का बचता है। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत लिमिटेड हुआ। अब एक बात, एक जो थॉट वाले बच्चे होंगे, थॉट वाले कोई ना कोई बच्चा थॉट पढ़ता होगा, उसने एक वणिकवाद पढ़ा होगा, वणिकवाद या प्रकृतिवाद आपने पढ़ा होगा। तो प्रकृतिवाद अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि वास्तव में जो वणिकवाद होते हैं वो वास्तव में उत्पादन की एक्टिविटी नहीं करते हैं, बल्कि हमारे उत्पाद के स्वरूप को बदलते हैं। ठीक है, वास्तव में किसी देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ उस देश के, जो हमारी कंट्री होती है, उस देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास पर निर्भर करता है। अब यहां पर आप स्ट्रक्चर ये देखिए कि अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू डिक्लाइन करता चला जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल ग्रोथ, मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, रियल ग्रोथ, उस टर्म में हम लोग पीछे हो जाते हैं। हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती, ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन रियल ग्रोथ वास्तव में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है उसको उन्होंने, प्रकृतिवादियों ने कहा था कि बाकी जो हमारे पास वणिकवाद थे उन्होंने क्या किया, इस उत्पाद को वहां पर ले जाते थे और वस्तुओं का क्या करते थे, ज्यादा मूल्य बढ़ा करके प्राइस ले लेते थे, लेकिन रियल प्रोडक्शन वो नहीं कहलाता था। तो ये एक कंपोनेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक टेबल आप देख सकते हो, इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो भारत में कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा था, एग्रीकल्चर जो शेयर्स थे, 1950-51 में 52.2% एग्रीकल्चर का जो शेयर था, ठीक है, लेकिन 1965 में यही शेयर घट करके 43% हुआ, लगभग 10% के आसपास, यानी 9% यहां पे डिक्लाइन दिखाई पड़ा। ठीक है, उसके बाद 1976 में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब 1976 से जब मैं 2001 के बीच में आता हूं तो देखिए कितना तेजी से एग्रीकल्चर जो शेयर था वो डिक्लाइन कर गया। फिर आपको मैं 2016 की बात कर रहा हूं तो वर्तमान में हम 14% में क्या होता है, एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो 14% है। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी अगर हमारे देश में प्रॉपर नहीं वर्क करी तो ये शेयर या हिस्सेदारी और कम हो जाएगी। आज आपने देखा होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है लोग उसको बेच करके प्लॉट शहर में ले रहे हैं। क्या प्लॉट लेना रियल प्रोडक्शन को बढ़ा देगा? क्या आपकी रियल एसेट को डेवलप करेगा? यह एक प्रश्न बन गया, लेकिन लोगों की सोचने का तरीका बदल गया है।
इसलिए हमारे देश में जो एग्रीकल्चर हिस्सा लगातार कम होता जा रहा, कहीं ना कहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़ा कर रहा। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर बात करते हैं।